माहिर की बात सुनकर तो जैसे विवान हैरान ही हो गया था, लेकिन वो माहिर से कहता है मैं जानता हूँ, पर अभी पूरी बात मुझे भी नहीं पता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और इस बारे में तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आ पाए तुम मुझे तुरंत बताओगे। अभी जाओ यहाँ से। माहिर भी सख्ती से कहता है जी बॉस। इतना बोलकर माहिर विवान के कमरे से चला गया। वही विवान बेड पर लेट गया और एक डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोलता है उफ़ जाना, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, मैं तो बस ये जानता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून हो जिसे मैं हासिल करके रहूँगा। लेकिन अब मुझे आज से 23 साल पहले हुई हर एक बात को जानना होगा कि आज से 23 साल पहले एग्जैक्ट क्या हुआ था। इतना बोलकर विवान अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और रूहानी के ही ख्यालों में मग्न हो जाता है। उसे तो ये पता भी नहीं चलता कि कब रूहानी के ख्यालों में ही मग्न उसकी आंख लग गई और वो सो गया। आज की रात ऐसे ही बीत गई। सुबह का वक्त रायचंद विला में। आज सुबह सुबह रूहानी के घर की दूर बेल बजती है तो रूहानी की सर्वेंट दरवाज़ा खोलती है। रूहानी जो लिविंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रही थी उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपने डाइनिंग चेयर से खड़ी होती है और अपने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ। वो लड़का एक धीमी सी मुस्कान के साथ कहता है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर वो लड़का रूहानी के तरफ बने लगा और एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। उसे देख तो एक पल के लिए तो कोई भी खतरनाक तरीके से डर सकता था, वही रूहानी को भी अब डर लग रहा था और वो थोड़ी काम भी रही थी और उसे ऐसे कांपता देख वो लड़का और खतरनाक हंसी के साथ बोलता है क्या कहा था तूने कि तुझे मुझसे घृणा होती है, अब उसी घृणा के साथ मैं तेरा चिरहरण करूंगा। मैंने कहा था कि शांति से मान जा, बस एक रात की तो बात थी, पर नहीं, तुझे तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो अब बच्चा कैसे बचाएगी अपनी इज्जत को। इतना बोल वो रूहानी को एक झटके में अपनी गोद में उठाता है। उसके ऐसा करते ही रूहानी डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, छोड़ो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना बोलकर रूहानी उस लड़के के सीने में अपनी मुट्ठी भिंचकर मारने लगती है, लेकिन उस लड़के के सख्त शरा के आगे रूहानी की मुठ्ठियां क्या ही कर पाती। वो लड़का अब रूहानी को उसके घर से ले जाने लगा और रूहानी बस जोर जोर से चीखे चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। रूहानी के सभी नौकर जो बस अपना सर झुकाए खड़े सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़के के सामने आए। अब वो लड़का रूहानी को अपनी कार में बैठाता है, फिर वो रूहानी का एक नस दाबकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रूहानी को वो एक सुनसान खंडर जैसे घर में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो रूहानी को एक कमरे में ले गया, फिर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद रूहानी के बगल में बैठकर उसके मासूम से चेहरे, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ और रूहानी के लुहावने शरा को सहलाने लगता है और कहता है शुश, आज मौका मिला है इस खूबसूरत तन को छूने का, देखने का। इतना बोलकर वो जोर जोर से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। इधर ओबरोई विला में तन्वी बार बार रूहानी को कॉल कर रही थी, लेकिन रूहानी उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। तन्वी ने लगभग 10 बार से ज़्यादा रूहानी को कॉल ट्राई किया था, पर कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इसीलिए अब तन्वी रूहानी के घर के टेलीफोन नो पे कॉल करती है तो एक सर्वेंट कॉल उठाता है। तन्वी एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जल्दी में कहती है लू, रूही कॉल क्यों पिक नहीं कर रही थी, तुझे पता भी है हम कितना घबरा गए थे। सर्वेंट कहता है मैम, रूहानी मैम को एक आदमी जबरदस्ती ले गया। सर्वेंट की बात सुनकर तो जैसे तन्वी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो एकदम शांत हो गई, लेकिन वो फिर हिम्मत करते हुए बोली कब। सर्वेंट बोलता है मैम अभी 30 मिनट पहले। सर्वेंट की बात सुन तन्वी कॉल कट करती है और अपने कमरे से डायरेक्ट वो विवान के कमरे में चली जाती, वो भी बिना नॉक किया। विवान इस वक्त सिर्फ लोअर में था और उसके बाल भी गिले थे। विवान के मस्कुलर बॉडी से पानी के एक एक बूंद ऐसे गिर रहे थे जैसे उस पानी की बूंद की हद विवान के इशारा पर हो। विवान तन्वी को ऐसे अचानक से अपने कमरे में आता देख थोड़ा ठंडे स्वर में बोलता है क्या हुआ है, तुम ऐसे यहाँ। विवान की बात सुन तन्वी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है विवान, रूहानी को बचा लो।
रूहानी का नाम सुनते ही विवान का दिल जोर से धक करता है और वो भी परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है रूहानी को, मुझे पूरी बात बताओ। विवान की बात सुन तन्वी रोते हुए विवान को सारी बात बताती है, जिसे सुन विवान एकदम थका सा जाता है, लेकिन वो अपने दर्द को छिपाते हुए तन्वी से सख्ती में पूछता है, तुम जानती हो किसने ऐसा किया है? तन्वी रोते हुए बोलती है, हम एक लड़का था जो कॉलेज टाइम से रूहानी के पीछे पड़ा था और हमेशा वो रूहानी को परेशान करता था, और एक दिन तो उसने रूहानी को अपने साथ एक रात इतना बोलते ही तन्वी के जुबान पर जैसे ताला लग गया। वही विवान जिसके तन मन में ये वर्ड सुनते ही एक आग सी दौड़ गई और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से के मारे उसने अपनी मुठिया भींच ली। विवान को जैसे ही तन्वी ये बोलती है कि एक लड़का था जो रूहानी को कॉलेज टाइम से बेहद परेशान करता था और उसने एक बार तो रूहानी के साथ एक रात गुजारने की ही बात कर दी थी, तो रूहानी ने ये सुनकर पूरे कॉलेज के सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था, तो शायद उसी थप्पड़ का बदला वो रूहानी से लेने के लिए उसे अपने साथ अगवा कर लिया होगा। प्लीज विवान, रूहानी को बचा लो। इतना बोलकर तन्वी जोर जोर से रोने लगी। वही विवान जिसके माइंड में अभी सिर्फ उस लड़के को जान से मार देने का जुनून सवार था, आखिर हो भी क्यों ना रूहानी विवान की जाना उसकी मोहब्बत और उसका जुनून थी। विवान तन्वी के आंसुओं को पोंछते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा रूहानी को। इतना बोलकर विवान एकदम तपाक से दरवाजे की तरफ मुड़ता है, तो तन्वी नम आंखों से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। विवान बिना मुड़े बोलता है, नहीं, मैं रूहानी को वापस जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर विवान वहां से अपनी जान की जान बचाने चला जाता है और तन्वी जो बस विवान को अपनी नम आंखों से जाता हुआ देख रही थी। इधर वो लड़का जिसने रूहानी को अगवा किया था उसका नाम नितिन है। नितिन अभी भी बस रूहानी को ही निहारे जा रहा था और बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जो भी तुम्हारे साथ करना होगा वो अविनाश सर करेंगे। इतना बोलकर नितिन अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करके बोलता है, बॉस, मैंने रूहानी को उठाकर अपने अड्डे पर ले आया हूँ, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। इतना बोलकर नितिन कॉल कट कर देता है और फिर से बस रूहानी के पूरे जिस्म को घूरने लगता है। अब कहीं ना कहीं रूहानी के नाजुक से जिस्म को देखकर नितिन का भी मन फिसल रहा था, लेकिन वो अभी मजबूर था क्योंकि उसने विवान से सौतेले भाई अविनाश के कहने पर रूहानी को अगवा किया था। इधर विवान जिसने अपने 200 से 300 बॉडीगार्ड्स को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पूरे दिल्ली में तैनात कर दिया था, अभी पूरी दिल्ली के आसमान में सिर्फ हेलीकॉप्टर की एक फौज नजर आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो कोई भी डर सकता था और वैसा ही रो रहा था। जो भी इतने सारे हेलीकॉप्टर को एक साथ देख रहा था वो तो डर ही जा रहा था। विवान रूहानी के फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से रूहानी का लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। विवान जो माहिर से गुस्से में बोलता है, शे, तुम सब से एक लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है, किसी काम के नहीं हो तुम सब। तभी माहिर थोड़ा चहकते हुए बोलता है, सर, रूहानी मैम का लोकेशन मिल गया। विवान कड़क स्वर में बोलता है, कहाँ का लोकेशन है? माहिर लोकेशन को ध्यान से देखता है और बोलता है, शिव मंदिर के पीछे वाले खंडर से रूहानी मैम का लोकेशन आ रहा है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सकती है क्योंकि वहां एक घना जंगल है। विवान ठंडी स्वर में बोलता है, चलो। अब विवान और माहिर जो एक ही हेलीकॉप्टर में साथ में थे वो दोनों उसी खंडर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अविनाश भी वहां पहुंच चुका था और रूहानी को भी होश आ चुका था, इसलिए रूहानी बस चीखे चिल्लाई जा रही थी। अविनाश और नितिन वही खड़े थे। रूहानी अपनी हिम्मत जुटाते हुए नितिन से डटकर बोलती है, थू है तुम पर, थू, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई तो अपने चमचे को भी अपने साथ बुला आया शे। रूहानी इतना बोलकर जोर जोर से किसी पागलों की तरह हंसने लगती है कि वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है और एक दर्दनाक चीख भी निकलती है। यह थप्पड़ नितिन ने रूहानी के गाल पर उसे मुफ्त में मारी थी, जिसकी आवाज उस पूरे खंड में गूंज उठती है। ये थप्पड़ इतनी जोर का था कि रूहानी के होठ कटकर उसके होठों से खून आने लगे। वहीं नितिन जो रूहानी की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह डर गया था, वो एक नज़र अविनाश की तरफ डर भरी नज़रों से देखता है तो अविनाश तो बड़े ही शांति से एक गहरी शैतान मुस्कान दे रहा था। तभी अविनाश अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले करता है और रूहानी के बाल को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे दिखाते हुए सख्ती से कहता है, पहचानती है ये कौन है?
रूहानी की नज़र जब उस वीडियो पर जाती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है। हैरानी के मारे उसकी आंखें बटन की तरह एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से एक नज़र वीडियो की तरफ देखती है, फिर उस वीडियो को दिखा रहा इंसान मतलब अविनाश की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आई? अविनाश बोलता है, ये छोड़ो, अब मुद्दे की बात पर आओ। रूहानी बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अविनाश बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम विवान ओबरॉय से तन्वी की जगह शादी कर लो। अविनाश के मुंह से इस तरह की बात सुनकर रूहानी एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, हम विवान ओबरॉय से शादी करें, हरगिज नहीं। अविनाश बोलता है, हम तो ये वीडियो जिसे अभी सिर्फ तुमने और मैंने देखा है, कल ये सोशल मीडिया की सबसे ट्रेंडिंग वीडियो में से एक होगी, बोलो मंजूर है? रूहानी बोलती है, चाहते क्या हो तुम? अविनाश बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, विवान ओबरॉय की बर्बादी और ये काम तुम करोगी तभी तुम यहाँ से जा सकती हो, और एक बात, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये वीडियो तो वायरल होगी ही, पर तुम्हारी प्रिय दादी जी जो अभी तीर्थ यात्रा की सैर कर रही है वो कुछ ही पलों में स्वर्ग की सैर करेंगी, बोलो मंजूर है? ऑडियो बाय स्किल JX07। अविनाश के शब्द रूहानी के लिए एकदम चौंका देने वाले थे, और अब बात उसकी दादी यानी कि कामयाजी की जिंदगी और मौत का सवाल था। रूहानी बहुत परेशान हो चुकी थी और उसे बस तन्वी और आरुष का ख्याल आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तन्वी जो विवान से बेइंतहान मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ आरुष जिससे रूहानी बेहद मोहब्बत करती है। यही सब सोचकर रूहानी के आंखों से आंसू के कुछ बूंद झलक जाते हैं कि अविनाश फिर से शक्ति से बोलता है, बोलो मंजूर है या फिर तुम्हारी दादी जी? रूहानी अपनी दादी का नाम अविनाश के मुंह से सुनकर अपना एक हाथ अविनाश के सीने में मारते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हम तैयार हैं, हम करेंगे विवान ओबरॉय से शादी, करेंगे करेंगे उसे बर्बाद। अविनाश डेविल स्माइल के साथ बोलता है, गुड, मैं अब तुम्हें आगे बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इधर विमान जिसकी हेलीकॉप्टर जहां रूहानी थी उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लैंड हुआ था, इसलिए विमान अपने बॉडीगार्ड्स और माहिर के साथ हाथों में बंदूक ताने आगे बढ़ रहा था। विमान के दिल में एक अलग सा जुनून और बेचैनी थी, वो काफी परेशान था, आखिर होता भी क्यों ना, बात उसके जाना की थी। विवान कुछ कदम और आगे बढ़ता ही है कि उसे सामने एक लड़की नीचे जमीन पर गिरी दिखती है, तो विवान माहिर से कहता है, माहिर देखो वो कौन लड़की है। माहिर बोलता है, ओक बॉस, इतना बोलकर माहिर उस लड़की की तरफ उसे देखने बढ़ता है और इधर विवान उस खंडर की तरफ बढ़ता है। विवान सर, ये रूहानी मैम है। विवान के कान में जैसे ही ये आवाज जाती है वैसे ही उसने कदम एक ही जगह में जम से जाते हैं कि माहिर फिर से बोलता है, बॉस रूहानी मैम यहाँ है, आप सुन रहे हैं? अब विवान एकदम रफ्तार से दौड़ते हुए आता है, रूहानी जो बेहोश पड़ी थी उसके बगल में बैठता है और उसके चेहरे को अपने गोद में रख लेता है। फिर एक नज़र वो रूहानी के पूरे शरीर को देखता है। रूहानी के शरीर को देखते ही उसके आंखों में थोड़े आंसू झलक जाते हैं। रूहानी जो एक जिंदा लाश की तरह बेहोश पड़ी थी, रूहानी के चेहरे पर कई जगह कट लगा था और ब्लड से रूहानी का पूरा चेहरा सना पड़ा था। रूहानी के मुंह से अभी भी ब्लड आ रहा था। रूहानी के कपड़े भी कई जगह फटे थे और गर्दन, पैर और हाथों में भी कट लगा था जिससे खून आ रहा था। विवान के लिए ये सब देखना उसके ही मौत के बराबर था, क्योंकि विवान रूहानी से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। विवान रूहानी के चेहरे से उसके खून को अपने हाथों से पोंछता और उसके खून स्वसने चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, रूहानी उठो उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। विवान के इतना बोलते ही उसके आंखों में आंसू झलक जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए रूहानी को अपने सीने से लगा लेता है और कुछ ही पलों में वो रूहानी को अपने गोद में उठा लेता है। विवान की सफ़ेद शर्ट जो अब रूहानी के खून की वजह से लाल हो चुकी थी, विवान के हाथों में भी खून लगे थे, लेकिन अभी विवान बिना किसी की परवाह किए बस रूहानी को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ रहा था। इधर माहिर, जिसने ड्राइवर को कॉल करके विवान की कार लाने को कहा था, इसलिए कुछ ही पलों में ड्राइवर कार लेकर आ गया। विवान जल्दी से रूहानी को कार में ही लेटा देता है और खुद भी बैठ जाता है। फिर वो रूहानी के सर को अपने गोद में रखकर माहिर को कॉल करता है और गुस्से और एक जुनून के साथ बोलता है, पता करो रूहानी के साथ ये सब किसने किया। इतना बोलकर विवान कॉल कट कर देता है। फिर वो रूहानी के खूबसूरत चेहरे को, जिस पर अभी सिर्फ लाल खून ही नजर आ रहा था, उसे सहलाते हुए एकदम जुनून के साथ बोलता है, तुम मेरी हो और मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं कि मेरी जाना को कोई भी तकलीफ पहुंचाए। मैं तुम्हारी कसम खाकर बोलता हूँ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया होगा वो उसके लिए आज आखिरी दिन होगा।
कुछ ही पलों में विवान रूहानी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके हॉस्पिटल जाते ही वहां एक हंगामा सा मच जाता है, क्योंकि पूरी दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे विवान ओबरॉय के बारे में पता ना होगा। सिटी हॉस्पिटल के सबसे टॉप डॉक्टर जल्दी से रूहानी के ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू में जा रहे थे कि उनके जाते वक्त विवान उनके कॉलर को कस के पकड़कर एकदम सख्त लहजे में एक गजब का जुनून के साथ गुस्से में बोलता है, कुछ नहीं होना चाहिए रूहानी को, अगर उसे कुछ हुआ तो आपको मैं जिंदा दफन तो करूंगा ही, बल्कि इस हॉस्पिटल को भी जलाकर भस्म कर दूंगा। डॉक्टर हकलाते हुए बोलता है, जी सर। विवान डॉक्टर को छोड़ता है, फिर डॉक्टर औरू में रूहानी के ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। वही विवान के फोन पर तन्वी का कॉल आता है तो विवान कॉल उठाता है तो तन्वी रोते हुए बोलती है, विवान रूहानी का कुछ पता चला, बताओ हमें प्लीज। विवान कोल्ड वॉइस में बोलता है, हम सिटी हॉस्पिटल में है। तन्वी रोते हुए बोलती है, क्यों रूहानी ठीक तो है, हम अभी वहां आ रहे हैं। इतना बोलकर तन्वी जल्दी से कॉल कट कर देती है और इधर विवान जो अपने फोन को कसकर जकते हुए गुस्से में बोलता है, शे सबको अपनी ही करनी है। इतना बोलकर विवान वहां लगे बेंच पर बैठ जाता है। इधर तन्वी जिसके चेहरे पर हल्दी लगी थी वो उसे पटाख से धोती है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि आराधना जी उसे ऐसे कहीं जाता देखकर बोलती है, आप कहाँ जा रही हो, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर नहीं निकलती है। तन्वी जल्दबाजी में बोलती है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आकर सब कुछ बताएंगे। आराधना जी गुस्से में बोलती है, नहीं जा सकती है आप, ये अपशगुन है कि दुल्हन हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर निकलेगी। अब तन्वी कुछ नहीं बोलती है और बस अपनी कार से सिटी हॉस्पिटल में लिए निकल जाती है। वही आराधना जी जो तन्वी के इस तरह के हरकत से बेहद नाराज हो गई थी, क्योंकि आज ये पहली बार था कि तन्वी ने आराधना जी की बात को नहीं माना था। तन्वी जैसे ही सिटी हॉस्पिटल पहुंची वैसे ही उसके होश उड़ गए। विवान को देखकर, विवान जिसके दोनों हाथों में सिर्फ लाल खून लगा था और उसकी सफ़ेद शर्ट जो रूहानी के खून की वजह से लाल हो चुका था। तन्वी जल्दी से भागकर विवान के पास जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर हैरानी और परेशानी के साथ बोलती है, विवान ये क्या है, रूहानी कैसी है। विवान जो अपने ख्यालों में ही मग्न था, तन्वी की आवाज़ सुनकर उसे होश आया तो वो एकदम हड़बड़ाते हुए बोलता है, हम रूहानी आईसीयू में है। तन्वी परेशान होते हुए बोलती है, क्या क्या हुआ है, रूहानी को बताओ हमें। विवान अपनी नज़रें झुकाए तन्वी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन तो जैसे तन्वी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि एक रूहानी ही थी जिससे तन्वी विवान के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं तो उसे देखकर विवान जल्दी से बेंच से खड़ा होता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या हुआ है। डॉक्टर अपनी नज़रें झुकाए बोलता है, सर ये पुलिस केस है, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर विवान का पारा चढ़ गया और वो ना आव देखता है और ना ही ताव देखता है, सीधे उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और एकदम झलझलाते हुए बोलता है, क्या बोला, तुझे जिंदा रहना है या नहीं, अगर जिंदा रहना है तो अभी जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर, वरना मैं तुझे नर्कलोक की यात्रा करा दूंगा, समझा। इतना बोलकर विवान डॉक्टर सिद्धार्थ के गाल पर एक एक कर कई गुस्से बरसाने लगा। इधर तन्वी जो ऐसा नज़ारा देख एकदम डर सी गई थी, क्योंकि आज तक उसने विवान को इस रूप में नहीं देखा था। डॉक्टर बोलता है, सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी उस डॉक्टर की नज़र तन्वी पर जाती है तो वो उसे देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मैम आप तो इन्हें बताइए, आप भी तो भारत है क्या वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर की बात सुन तन्वी विवान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए आराम से बोलती है, विवान छोड़ दो उसे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। रूहानी का हमारा और रूहानी का नाम वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स में से एक है और हम जितना अच्छा ट्रीटमेंट रूहानी का कर सकते हैं शायद डॉक्टर सिद्धार्थ नहीं कर सकते हैं। तन्वी की बात पर विवान एक और घुसा डॉक्टर सिद्धार्थ के गाल पर जड़ता है और फिर उसे एक जोरदार लात मारकर छोड़ देता है, जिससे डॉक्टर सिद्धार्थ को काफ़ी चोट आती है। इधर अब तन्वी जल्दी से आईसीयू के अंदर जाकर रूहानी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। रूहानी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, रूहानी बुरी तरह घायल हो गई थी। रूहानी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद उसका बचना भी मुमकिन नहीं है। रूहानी का पूरा चेहरा भी खराब हो चुका था और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था।
तन्वी जैसे ही रूहानी की ऐसी हालत देखती है उसके आंखों में आंसू झलक जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए खुद से बोलती है, हिम्मत कर तन्वी, आज तुमसे ही तेरी प्यारी दोस्त की जान बच सकती है और तुझे रूहानी की जान बचानी है। इतना बोलकर तन्वी ऑपरेशन स्टार्ट करती है। वहाँ आईसीयू में तन्वी के साथ साथ उसकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे नुस्र और डॉक्टर थे। इधर विवान जो अपने बालों को अपने दोनों हाथों से जोर से खींचते हुए बेंच पर वापस से बैठता है और एकदम गुस्सा और जुनून के साथ बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, तुम जुनून मोहब्बत इश्क हो मेरा। ऐसे ही लगभग 2 घंटे गुजर गए। विवान अभी भी वही था कि तन्वी आईसीयू से बाहर आई और विवान के हाथ को पकड़ते हुए जल्दी में बोलती है, विवान, हमने ए नेगेटिव ब्लड पूरे दिल्ली के हर एक ब्लड बैंक में चेक करवा लिया है पर हमें कहीं भी ए नेगेटिव ब्लड नहीं मिला, हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें। विवान भी सीरियस होते हुए बोलता है, मेरा ब्लड भी ए नेगेटिव है, मेरा ब्लड ले लो, बस किसी भी तरह रूहानी को कुछ नहीं होना चाहिए। तन्वी बोलती है, चलो तुम मेरे साथ जल्दी। उसके बाद तन्वी विवान को लेकर जाती है और फिर विवान के ब्लड को रूहानी में ट्रांसफ़र करती है। इधर विवान जो ब्लड देते वक्त अपनी दोनों आंखें बंद किए हुआ था और वो एक जुनून भरे जोशीले वर्ड में बोलता है, अब तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ेगा मेरी जाना। ऐसे है अब शाम के 6 बज चुके थे। आराधना जी विना से कहती है, विना, एक बार आप तन्वी और विवान का कॉल ट्राई कीजिए तो पता नहीं क्यों वो दोनों हमारा कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आराधना जी की बात पर विना आराधना जी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, दादी आप खमाखा फिक्र कर रही है, आपको तो पता ही है कि तन्वी हॉस्पिटल गई है, वो पहले अपना फर्ज निभाएगी और भाई को तो आपसे बेहतर कौन है जान सकता है कि उनके लिए उनका मुकाम है, उनके लिए सब कुछ है, आ जाएंगे वो दोनों। आराधना जी फिर भी घबराते हुए बोलती है, हम पर आप एक बार माहिर से कॉल करके उससे पूछिए, उसे जरूर पता होगा कि विवान और तन्वी कहाँ है। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब उनकी मेहंदी की रस्म होनी है पर दूल्हा दुल्हन किसी का कोई पता नहीं है। विना बोलती है, अच्छा ठीक है, हम माहिर भाई से पूछते हैं। इतना बोलकर विना माहिर के पास कॉल करती है और बोलती है, माहिर भाई, विवान भाई और तन्वी कहाँ है, आपको पता है उनकी मेहंदी की रस्म होनी है अब पर उनका कोई पता नहीं है।